नमस्कार, 7 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सबसे पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री ने नोटबंदी को बताया जायज, कहा विरोध करने वाले पूर्व सूचना नहीं मिलने से परेशान, विपक्ष ने की माफी की मांग। नोटबंदी पर संसद में गतिरोध जारी, प्रधानमंत्री के बाहर बयान देने पर विपक्ष नाराज, राहुल गांधी की चुनौती, सदन में बोले पीएम। अब सिर्फ आरबीआई में बदले जा सकेंगे पुराने नोट, बैंकों में जमा अनअकाउंटेड मनी पर लग सकता है 50 से 60% टैक्स, फैसले की वैधता पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली एनसीआर में पटाखों की खरीद बिक्री पर पाबंदी, सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक लाइसेंस पर लगाई रोक, हानिकारक तत्वों का पता लगाने का निर्देश। और कश्मीर के बांदीपुरा में 2 आतंकी ढेर, सेना का एक जवान शहीद, कुलगाम में पुलिस दल पर हमले में 2 की मौत। और अब पहली खबर। $500 और 1000 के नोट अब सिर्फ रिजर्व बैंक ही बदलेगा। बैंकों ने आज से पुराने नोट बदलना बंद कर दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट नोटबंदी के फैसले की वैधता की जांच करेगा। बैंकों में पुराने नोटों की बदली बंद होने के बाद शुक्रवार को आरबीआई ने राहत का ऐलान किया। अब 500 और 1000 के पुराने नोट आरबीआई केंद्रों पर बदलवाए जा सकते हैं। एक व्यक्ति एक दिन में सिर्फ 2000 के पुराने नोट ही बदलवा सकता है। लोगों का मानना है कि बैंकों में फिलहाल नोट बदलवाने की छूट होनी चाहिए थी। उसके लिए भी टाइम मिलना चाहिए था, क्योंकि अभी भी ये सब लोगों के नोट पूरे नहीं हो पाए हैं और बहुत लंबी लंबी लाइन लग रही है। हर एक दिन हर दूसरे दिन जाकर लाइन में लगना पड़ता है और दिन भर की फुर्सत हो जाती है, उस दिन छुट्टी लेनी पड़ती है। 1000 के नोट और 500 के नहीं एक्सचेंज किए जाएंगे तो हमें नुकसान है और इस चीज को नोटबंदी से पहले सरकार को सोचनी चाहिए थी कि अगर नोटबंदी होनी है तो सारे अरेंजमेंट हो जाने चाहिए थे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट नोटबंदी को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर 2 दिसंबर को सुनवाई करेगा। कोर्ट ने कहा कि वो इस फैसले की वैधता और लोगों को हो रही दिक्कत दोनों पर सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत ने केंद्र से फैसले को स्पष्ट करने और लोगों की मुश्किलें दूर करने पर हलफनामा मांगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में मामला होने का हवाला देते हुए इससे जुड़ी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नितिन देसाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के साथ नज़दीकी से काम कर चुके हैं। नितिन देसाई जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले बताइए, सरकार कैसे काम करती है, आपको उसका अच्छी तरह अंदाज़ा है। इस बात पर लगातार जो है संसद में बहस हो रही है कि क्या वो खबर जो है पहले से लीक हो गई थी। यहाँ तक बात आ रही है कि प्रधानमंत्री का जो है वो भाषण तक पहले से रिकॉर्डेड था। इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, लेकिन विपक्ष जो बार बार इस बात को लेकर मुद्दा बना रहा है कि प्रधानमंत्री को सदन में ही आके बात करनी चाहिए, क्या ये जायज़ है? अभी सदन तो सेशन में है, तो ये तो राजनीतिक मामला है, अर्थशास्त्र का मामला नहीं है। तो ये तो राजनीतिक तरीके से ये लोग आपस में कर देंगे। मैं सिर्फ अर्थशास्त्री की ओर दृष्टि से बता सकता हूँ कि इसका जो मकसद था उससे तो किसी का कोई झगड़ा नहीं है। अगर इससे हम काले धन को कम कर सकते हैं तो वो तो सबके लिए फ़ायदा ही है। सिर्फ बात ये है कि कितना टाइम लगेगा ये सब पूरे करने में। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमने कितनी 85% नोटों निकाल दी है सर्कुलेशन से, और हमारे देश में 86% तो हमारे वहाँ लेन देन खास करके नकद से होता है। मेरे जहन में कम से कम ऐसे हमारे देश में 20 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनकी आमदनी, जिनकी खरीदी बिक्री नकद से ही होती है। तो उन लोगों के लिए ये जो नकद करेंसी की कमी हो गई है उससे बहुत तकलीफ हो रही है। और असली बात ये है कि कितनी स्पीड से हम नई नोटों
इकोनॉमी लाएं, उनकी छपाई और करें। वो अभी लेकिन इसमें जो पैनिक जैसी हालात क्रिएट हो गए हैं आज के दिन, वो ये हुआ है कि आज से जो नोटों की बदली थी वो भी बंद हो गई है। जो कहा जा रहा था वो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसकी मियाद बढ़ा दी जाएगी, किस तरह से हुआ? अब सिर्फ आरबीआई ही उसे मुझे वो बदल समझ सकता नहीं है। आ रहा है, क्योंकि आज गांवों में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें अपनी बचत भी सिर्फ नकद में रखी होगी ना। वो लोग क्या करेंगे? वो लोग जाके अकाउंट खोलना पड़ेगा उनको। अगर वो बिल्कुल गरीब हो तो वो भी तकलीफ होगी उनको कि क्या जनधन कुछ ना कुछ तो करना और पड़ेगा। आरबीआई के काउंटर्स गांव में तो मौजूद तो है नहीं। गांव में आरबीआई के काउंटर आप देखते दिल्ली हो में, यहाँ दिल्ली की भी बात करते कि जो क्यू यहाँ भी जाती है क्यू, तो यहाँ से शुरू होती है और विट्ठल भाई पटेल हाउस तक जाती है। तो वो तो प्रैक्टिकल नहीं है। गांव ऐसी कभी भी सरकार कोई ऐसी चीज करे जो इस देश में सभी लोगों को के असर पड़े, तो उनको सोचना चाहिए कि सबसे गरीब आदमी में क्या असर पड़ेगा। अगर वो इसका उनको एक महसूस होना चाहिए कि भाई वो क्या करे। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि पैमाना ये होना चाहिए किसी भी नीति, किसी पॉलिसी को अपनाते हुए कि जो सबसे गरीब कमजोर आदमी हो उस पर क्या असर पड़ेगा। अगर वो ठीक हो तो दूसरे लोगों के लिए कोई तकलीफ नहीं है। तो अभी मैं समझ नहीं रहा हूँ कि इन लोगों ने ये अभी सरकार ने ये बंद क्यों किया है, क्योंकि शहर में तो आप कह सकते हो अकाउंट जाके खोलो, आरबीआई में बैठो, पर गांव में क्या करेंगे लोग? और उससे नुकसान क्या हो रहा था? ऐसे 2000 में से जो कोई कह रहा है कि जिन लोगों के पास काला धन था वो अपने पैसे लोगों को इकट्ठे करके चेंज करा, 2000 रुपये चेंज करने, अगर किसी को 2 लाख रुपये भी चेंज करना है तो उसे 100 आदमी को बिठाने पड़ेंगे। अगर उसे 20 लाख करना है तो 1000 आदमी को बिठाना पड़ेगा। अरे कहाँ से लाएगा वो इतने 1000 आदमी जो उसके लिए क्यू में खड़े होकर 2-2 हज़ार रुपये बदली करे? लेकिन जैसा ये 2 महत्वपूर्ण बातें हैं जो लोग समर्थन कर रहे हैं इस नीति का, वो ये भी कह रहे हैं कि एक नई तरह की इकोनॉमी पैदा हो सकती है भारत में, डिजिटल इकोनॉमी जो है उसको बढ़ावा मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग इसको विरोध कर रहे हैं उनका ये कहना है कि दरअसल जितना काला धन हो सकता है हमारे पास वापस ना आए, जितने का हमारा कारोबारी नुकसान हो जाएगा, बिजनेस का नुकसान हो जाएगा इन दिनों में। वो काला धन कम करने की तो ये बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि अगर आप देखो तो हमारे देश की जो आय है, नेशनल इनकम है, 134 लाख करोड़ है। और कोई भी आप काले धन का एस्टिमेट लो तो कम से कम इसका 20-30% है। माने कि काले धन का कम से कम 30-40 लाख करोड़ है। अगर ये 14 लाख करोड़ नोट वैल्यू में से 2-3-4 लाख करोड़ बच जाए तो कितना कम होगा? 10% कम होगा। लोग अपने ये लोग काला धन नोटों में नहीं रखते हैं, वो लोग तो सोने जवेरात में रखते हैं, प्रॉपर्टी में रखते हैं, विदेशी अकाउंट्स में रखते हैं। इसलिए काला, बट फायदा ये है कि ये जो नकद इकोनॉमी है, जो गलत नकद इकोनॉमी है प्रॉपर्टी में, वो ध्वस्त हो जाएगी। उस पे एक बड़ा जल्दी से बिल्कुल 10 सेकंड में ये बताइए, आने वाले हफ्ते आप किस तरह देख रहे हैं? आने वाले हफ्ते मेरे ख्याल में तकलीफ और चलेगी, क्योंकि हमारी प्रिंटिंग कैपेसिटी है 300 करोड़ नोटों की, हमने निकाली है 2200 करोड़ नोट, तो उस बेसिस पे तो बहुत टाइम लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन देसाई जी आपका स्टूडियो में आने के लिए। लगातार ये दलीलें हमारे सामने पिछले 2 हफ्ते से सुनने में आ रही हैं, लेकिन हल जो है वो तो जाहिर है सरकार को निकालना होगा। ये भी देखना होगा कि फिलहाल आगे वाली चुनौतियां हैं उनका सामना कैसे करना होगा। बैंकों में 9 नवंबर से 30 दिसंबर तक जमा होने वाली अनअकाउंटेड मनी पर 50% तक टैक्स लग सकता है। पीटीआई के मुताबिक कल हुई कैबिनेट की विशेष बैठक में इस प्रस्ताव पर विचार हुआ। इस धन को 4 साल तक बैंक में जमा रखना ज़रूरी है, मतलब इससे पहले ये रकम नहीं निकाली जा सकती। पीटीआई के मुताबिक आयकर कानून में संशोधन से जुड़ा विधेयक मौजूदा सत्र में पेश किया जा सकता है। वहीं अगर अनअकाउंटेड धन की जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती है तो इस पर 60% टैक्स लगने का प्रस्ताव है। अभी एक छोटी सी खबर, छोटा सा ब्रेक, हम वापस आते हैं। एमसी मैरी कॉम सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज, विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता।
5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार। खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की आलोचना करने वालों को आड़े हाथों लिया है। संसद भवन परिसर में हुए एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आलोचना वही लोग कर रहे हैं जिन्हें काला धन सफेद करने का वक्त नहीं मिला। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए संकल्पबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की आलोचना को पूरी तरह खारिज कर दिया है। भारतीय संविधान के नवीनतम अंक का विमोचन करते हुए उन्होंने कहा कि फैसले का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार ने इसे तुरंत लागू किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आलोचना करने वालों को अगर 72 घंटे मिल जाते तो वो इसकी तारीफ करते। मैं समझता हूं कि मुद्दा ये नहीं है कि सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की। ऐसे लोगों की पीड़ा इस बात की है कि सरकार ने किसी को तैयारी करने का समय नहीं दिया। दिल्ली के बाद बठिंडा की एक रैली में भी प्रधानमंत्री ने काले धन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि काला धन और भ्रष्टाचार देश को दीमक की तरह चाट रहा है। भ्रष्टाचारियों को फिर से अगर उठने नहीं देना है, काले धन वालों को उठने नहीं देना है, तो मैं देशवासियों से आग्रह करता हूं कि आप अपने मोबाइल फोन में ही बैंक का ब्रांच बना दो। प्रधानमंत्री के इन बयानों से विपक्षी दल सहमत नहीं है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि काले धन से लड़ाई में सभी दल एक साथ हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से संसद में बयान की मांग की कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो लोकसभा में आकर डिस्कशन नहीं कर रहे। मेन इशू ये है, जैसे प्रधानमंत्री लोकसभा में आएंगे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो अंदर नहीं बैठना चाहते हैं। देश में 9 नवंबर से नोटबंदी का फैसला लागू हुआ है। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री संसद में आकर बहस में हिस्सा लें और सभी सवालों के जवाब दें। पंचरण मिश्रा, राज्यसभा टीवी। सदन में आज भी गतिरोध की वजह से नोटबंदी पर चर्चा नहीं हो सकी। विपक्ष ने प्रधानमंत्री से सदन के बाहर दिए बयान पर विरोध जताते हुए माफी की मांग की। सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए सदन की कार्रवाई में बाधा डालने का आरोप लगाया। गतिरोध की वजह से सदन की कार्रवाई सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। सदन में 7वें दिन भी नोटबंदी पर गतिरोध जारी रहा। विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद के बाहर दिए बयान पर आपत्ति जताते हुए उनसे माफी की मांग की। साथ ही चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री की मौजूदगी को लेकर भी अपनी मांग पर अड़े रहे। लाइब्रेरी में एक फंक्शन कर रहे थे और वहां उस बुक रिलीज फंक्शन में उन्होंने एक बहुत गंभीर आरोप विपक्ष पर लगाया, पूरे विपक्ष पर। और विपक्ष राज्यसभा के एमपीज भी आते हैं, लोकसभा के एमपीज भी आते हैं, पूरे देश की विधानसभाओं के एमएलए एमएलसीज भी आते हैं। प्रधानमंत्री कुछ भी कर सकते हैं। अरे जब अपोजिशन के बारे में बोलते हैं, अपोजिशन के बारे में बोलते हैं, अपोजिशन के रिप्रेजेंटेटिव्स तो यहाँ हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी हाउस के अंदर ना बोलते, हाउस के बाहर बार ये कह रहे हैं और आज भी उन्होंने इस बात को दोहराया है। आपके साथ बैठ करके ये जो बात कही गई है कि सारा अपोजिशन जो है वो पूरी तरह से इस काले धन के बारे में इसलिए नाराज है कि इनको बताया नहीं गया था। ये बहुत गंभीर आरोप है, इसलिए प्रधानमंत्री को आकर के इस मामले में everyone who opposes this policy, that does not mean he is a saint and we are all devils. Why is he having this problem? That means nobody wants discussion. क्या करेगा? हालांकि सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए चर्चा में बाधा डालने का आरोप लगाया। उस सदन उसका नोटिस नहीं लेगा। ये तो आप पहली दफा मैं सुन रहा हूँ सर। ये तो मैं पहली दफा सुन रहा हूँ। कांग्रेस, टीएमसी और बीएसपी सांसद विरोध जताते हुए सभापति के आसन के करीब आ गए, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही में बाधा आई। गतिरोध की वजह से पहले शून्यकाल और फिर प्रश्नकाल की कार्यवाही बाधित हुई।
भोजन अवकाश के बाद भी सदन में गतिरोध जारी रहा। आखिरकार सदन की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। विशाल दहिया और पंचानन मिश्रा के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। उधर नोटबंदी के मुद्दे पर विपक्षी दलों के विरोध की वजह से आज लगातार 7वें दिन भी लोकसभा की कार्यवाही बाधित हुई। विपक्ष ने सदन में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में चर्चा की मांग की, साथ ही कार्य स्थगन प्रस्ताव रखा जिसे स्पीकर ने खारिज कर दिया। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने एक समारोह में नोटबंदी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए बयान का विरोध किया। विपक्ष ने कार्य स्थगन कर नियम 56 के तहत तत्काल चर्चा की मांग की। और प्राइम मिनिस्टर ऐसा कहते हैं वो उसके बारे में I will allow 12 बजे I will allow they were not prepared. No, not now. They are इस मुद्दे पर कांग्रेस, टीएमसी, एआईएडीएमके, लेफ्ट और जेडीयू समेत पूरे विपक्ष ने प्रधानमंत्री से सदन में जवाब की मांग की। नोटबंदी के मुद्दे पर विपक्षी दलों के कई सदस्यों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था। You are on the custodian of the house. Yes. Where he has said those accusing government of not being prepared, not ready for the move to the house. Prime Minister should withdraw and apologize. अवरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही पहले 12 बजे तक और फिर सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। Now the House stands adjourned to meet on Monday, the 28th November 2016 at 11 a.m. लोकसभा की कार्यवाही पिछले 7 दिनों से नोटबंदी के मुद्दे पर बाधित हो रही है। विपक्ष इस मुद्दे पर मत विभाजन वाले नियम 56 के तहत चर्चा की मांग कर रहा है। वहीं सरकार नियम 193 के तहत बहस कराना चाहती है। रविंद्र सिंह शोरण के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भटिंडा की रैली के जरिए पाकिस्तान के नागरिकों तक पहुंचने की कोशिश भी की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी नागरिकों को अपने शासकों से कहना चाहिए कि वो गरीबी, काले धन और भ्रष्टाचार से लड़ें। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के खिलाफ लड़कर पाकिस्तान खुद को बर्बाद कर रहा है। प्रधानमंत्री ने सिंधु जल संधि का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि सिंधु नदी के पानी का पूरा उपयोग करेगा जिससे किसानों को उनका हक मिल सके। कोई कानून नहीं है, हम हमारे हक का भी इस्तेमाल न करें और मेरा किसान पानी के बिना तरसता है। आपके मुझे आशीर्वाद चाहिए भाइयों बहनों, आपके खेतों को भी लबालब पानी से भरने का इरादा लेकर के मैं चल रहा हूं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ 2 अलग अलग मुठभेड़ में सेना का एक जवान और 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। वहीं बांदीपुरा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों ने शुक्रवार को पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी को निशाना बनाया। घात लगाकर किए हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और 1 पुलिसकर्मी घायल हो गया। जवाबी कार्रवाई में आतंकी मौके से भाग निकले। इससे पहले सुबह बांदीपुरा इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। इसमें 1 जवान शहीद हो गया। वहीं सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। इधर कश्मीर घाटी में अलगाववादियों के बुलाए बंद का असर दिखाई दिया। इसके चलते दुकानें बंद रहीं और सड़कों पर वाहन भी कम चले। इसी बीच सरकार ने राज्यसभा को जानकारी दी है कि पाकिस्तान की ओर से एलओसी पर हाल के दिनों में कई बार आतंकी हमले किए गए। सीमा पर तनाव के चलते पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए अनुकूल माहौल नहीं है। वहीं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने सीमा पर तनाव पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाली का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि शांति और सुरक्षा कायम करने की कोशिशों का विश्व समुदाय समर्थन करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और राजधानी क्षेत्र में अगले आदेश तक पटाखों पर बैन लगा दिया है। इसके अलावा पटाखा विक्रेताओं के लाइसेंस प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी है। साथ ही सीपीसीबी ने से इस बारे में रिपोर्ट भी मांगी है। दिल्ली प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने अगले आदेश तक दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर बैन लगा दिया है। अब राजधानी क्षेत्र में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। दिस ऑर्डर इज ए लैंडमार्क जजमेंट। बाय दिस ऑर्डर दिल्ली गवर्नमेंट इज गोइंग टू बैन ऑल द फायरक्रैकर्स and the ban on the sale of firecrackers should not be restricted to Delhi only. It should really be extended across the country so that the environment at large should be protected.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में पटाखों के होलसेल और रिटेल विक्रेताओं के लाइसेंस प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से पटाखे में इस्तेमाल होने वाली चीजों के नुकसान का अध्ययन करने को कहा है और इस बारे में 3 महीने में इस पर रिपोर्ट मांगी है। First, it is an order on firecrackers. Secondly, the more important part of the order is also on the smog alert system. The court is very clear that we need an effective system which informs people of the dangers of pollution and tells government what action needs to be taken as pollution increases. And this is very important step. And I think what they have told very clearly is on 2nd of December they will finalize this. सुप्रीम कोर्ट में त्योहारों पर पटाखे जलाने पर पाबंदी लगाने को लेकर याचिका दायर की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर जॉर्ज यू ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने शुक्रवार को अपने इस्तीफे की वजह बताते हुए कहा कि नई गवर्निंग बोर्ड के गठन के बारे में ना तो उनसे सलाह ली गई और ना ही उन्हें इस प्रक्रिया में शामिल किया गया। जिस तरह से अचानक से गवर्निंग बोर्ड को बदला गया वो परेशान करने वाला है और विश्वविद्यालय के विकास के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इससे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर के पद से इस्तीफा दे दिया था। वो गवर्निंग बोर्ड के मेंबर भी रह चुके हैं। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा है कि सामाजिक समरसता के बिना राजनीतिक एकता संभव नहीं है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के संदेशों पर आयोजित सेमिनार में उन्होंने ये बातें कहीं। इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री अरुण जेटली भी मौजूद थे। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की 350वीं जयंती के मौके पर दिल्ली में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह के त्याग और समर्पण से संदेश मिलता है कि भारत जैसे बहुसांस्कृतिक देश में असहनशीलता की कोई जगह नहीं है। He showed that the masses can be motivated to rise against tyrants, that there can be no political unity without social cohesion, and that religious bigotry and intolerance have no place in the multicultural tapestry of this land. समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह ने समाज के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। These historic occasions have provided us with great enthusiasm and they also have imposed a sense of responsibility from us to reflect upon the significance of the message of these events and their place in the contemporary order of things in our country and abroad. समारोह में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह के बताए रास्ते पर चलकर दुनिया की बड़ी समस्याओं से निजात मिल सकती है। Conflicts are seen all across the world. The refugee problem, the suffering, and the greater need for what was perceived to be service, seva, compassion in our whole thought, I think really relates back and takes us back to what the Gurus did preach. अरुण जेटली ने गुरु गोविंद सिंह की जीवनी पर एक किताब का विमोचन भी किया। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह के जीवन पर एक फिल्म बनाने का सुझाव रखा। 2 दिन चलने वाले इस सेमिनार में समाज के अलग अलग वर्गों से आए लोग हिस्सा ले रहे हैं। कुंदन कुमार, राज्यसभा टीवी। जाने माने पत्रकार दिलीप पटगांवकर का आज पुणे में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो 72 साल के थे। उन्हें 4 दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पटगांवकर 6 साल तक टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के संपादक रहे। उन्होंने 1978 से 1986 तक यूनेस्को में भी काम किया। यूपीए सरकार ने उन्हें 3 लोगों के साथ कश्मीर पर वार्ताकार भी नियुक्त किया था। उन्होंने कश्मीर समस्या सुलझाने के लिए सरकार को कई अहम सुझाव दिए। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने पटगांवकर के निधन को निजी क्षति बताया है। उन्होंने कहा कि पटगांवकर ने हमेशा आम लोगों के मुद्दे उठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।